हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सैटरडे नाइट हॉरर स्टोरी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी हॉरर स्टोरी की तरफ। इस हॉरर स्टोरी का नाम है बदला और ये स्टोरी अमारा खान की है। तो चले उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। वीरानियत हट सूती दूर, बहुत दूर वक्फे वक्फे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सन्नाटे को चीरती हुई कभी कभी सुनाई दे रही थी, जो कानों को भली लग रही थी कि इस वक्त दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था और सन्नाटा इतना था कि दिल को घबराहट में मुब्तला कर रहा था। 100-125 घरों पर मुश्तमिल कस्बा अभी भी थोड़ी दूर ही था, लेकिन कुछ करीब आते दरख्तों के हौले खुश आनंद थे और इस बात की निशानी थे कि कुछ देर बाद यकीनन आबादी है। लेकिन आबादी से पहले कस्बे का कब्रिस्तान भी है। दूर खड़े बरगद की झुकी हुई शाखें किसी चुड़ैल के बालों की लटें मालूम हो रही थी, जो हवा के साथ लहरा लहरा के किसी भी जी होश के हवास उड़ाने पे कब्ज़ थे। ऐसी हौलनाक खामोशी में सोती हुई ज़मीन पे तेजी से बढ़ते हसन के कदम अपने घर की तरफ रवा रवा थे। हसन को फौज से अचानक 3 दिन की मंजूरी मिल गई थी। उसने सुबह के इंतज़ार में एक पल भी गंवाना मुनासिब नहीं जाना और इसी वक्त की लारी पकड़ के 9 मील दूर अपने छोटे से कस्बे की तरफ रवाना हो गया। जज्बात में आकर वो निकल तो गया, लेकिन अड्डे पर उतरते ही उसे याद आया आखिरी टांगा रात 8 बजे निकल जाता है। अब या उसे फजर तक अड्डे पर इंतज़ार करना पड़ता या पैदल ही 3 घंटे की मसाफत तय करनी पड़ती। हसन ने 2 मिनट में घर जाने का फैसला कर लिया और बैग उठा के चल पड़ा। अब वो छोटा सा मैदानी रास्ता नाप रहा था, जिसके बाद सीधे रात की तरफ कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार के बाद इसके कस्बे के घर शुरू हो जाते थे। एकदम आसमान में शदीद बिजली कड़की तो इसका ध्यान एक बार फिर आसपास के माहौल की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने चौंक कर नज़र उठा के ऊपर देखा। आसमान एक तरफ से बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ नियाले से हौले गर्दिश कर रहे थे। जहाँ एक तरफ जगमगाते तारे थे तो दूसरी तरफ उसी आसमान पर दायरे की शक्ल में उसे अजीब व गरीब मखलूक़ात के हौले घूमते नजर आ रहे थे। इन हौलियों के मुँह ज़मीन की तरफ और इनके मुँह से सुर्ख रंग की कोई चमकती चीज़ निकल रही थी। किसी अजनबी अंदेशे से इसका दिल कांप उठा और वो तेज़ रफ्तारी से कदम बढ़ाने की जगह अब बाकायदा दौड़ने लगा। इसके भागते ही आसमान से सुर्ख रंग के बड़े बड़े गोले तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरने लगे और वो गिरते ही हिद्दत से बड़े शोलों में बदलते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में हसन ने खुद को इन शोलों में घेरा हुआ पाया। उन लोगों की हिद्दत से खुद को पिघलता सा महसूस होना शुरू किया। साथ ही उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब नज़र आने लगी। अचानक सामने से एक छोटी सी अजीब और गरीब जिसामत की बच्ची दिखाई दी, जो शायद 4 फीट लंबी लेकिन एक पाँव की मालिक थी, जिस पर वो आराम से खड़ी थी। बगौर देखने पे अंदाज़ा हुआ उसका एक हाथ उसकी जिसामत जितना लंबा और एक हाथ बमुश्किल लाइटन थामे हुए था और वो हाथ शायद इतना ही लंबा था कि वो बेहद करीब की कोई चीज़ उठा सके। वो हसन की तरफ ठटके बांधे निहायत खामोशी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये क्या? बच्ची का इकलौता पाँव तो साकत था, तो क्या वो बच्ची हवा में गर्दिश कर रही थी? हसन ने इसे देख के मारे हैरत के सांस ही रोक ली। एकदम उस बच्ची की आंखें हसन से हटकर बरगद के दरख्त पर टिक गई। हसन ने डरते डरते बच्ची की निगाहों का ताक़ुब किया और उसी समय देखा तो बरगद के दरख्त की झुकी शाख पे एक बुढ़िया उल्टी लटकी हुई हसन को अपनी सर्द आंखों से घूर रही थी। वो सफ़ेद जुगा किस्म का लिबास पहनी हुई थी, जो इसके लागर जिस्म से खाल की तरह चिपका हुआ था। सर बिल्कुल साफ और जाते चांद की मामूली रोशनी में बालों की बिना काफ़ी नुमाया था। तोते की तरह लंबी नाक आगे से गैर मामूली तौर पर बुलंद और झुकी हुई थी। काफ़ी बड़ा दाना, जिसे किसी ने तेज़ धार आले से होठों को चीर दिया था। इस दाने से झांकते पीले दांत, उभरी हुई रुखसार की हड्डियों की मालिक, उसकी तनी हुई भौहें कुछ अजीब सी लग रही थी, तो इनके नीचे गैर मामूली बड़ी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। लेकिन गौर से देखने पे एहसास हुआ आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे हैं, जैसे किसी ने आंखों को खोदा हो। उसे अपनी तरफ ठटके बांधे देखकर हसन की बेसाख्ता चीख निकल गई। इस खौफ में डूबी हुई चीख को सुनकर बुढ़िया का धाना थोड़ा मज़ीद फैला, जैसे उसने हसन के डर से लुत्फ़ उठाया हो। अचानक बुढ़िया का एक हाथ हवा में बुलंद हुआ और मील से भरे लंबे नाखूनों वाले हाथ को हसन की तरफ बढ़ाया कि एक उंगली से अपनी तरफ आने का इशारा किया। जहां हसन की चीख सुन के उस औरत ने लुत्फ़ उठाया था, वहीं दिल खराश लेकिन सहमी हुई बुलंद आवाज़ सुन के यक लहर
कई कुत्ते अचानक भौंकने लगे थे और एकदम उछलता हुआ वजूद हसन को छूता हुआ बरगद के दरख्त से छलांग लगा के वीरानी की सिमत दौड़ता गया। हसन का सारा बदन पसीने से भीग चुका था। सांस एक ढोंगी की तरह चलने लगी थी कि म्याऊं की आवाज़ से इसे होश आया। निहायत ही करीब काला बिल्ला टटकी बांधे उसे देख रहा था और ज़बान से अपनी काली लंबी दुम को चाट रहा था। हसन की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उससे पहले इस तरह का कोई वाक़या उसकी याददाश्त में नहीं था जिसकी रोशनी में वो कुछ फैसला करने पर कादिर हो पाता। कुछ ही देर वो उल्टी लटकी औरत और लालटेन थामी छोटी बच्ची एक दूसरे की सिमत नफरत से देख रहे थे। आसमान से उतरते गोले इस औरत के बिल्कुल ऊपर गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उस बच्ची पे कोई असर नहीं था। ना वो मुतासिर नजर आ रही थी, ना ही डरी हुई थी। इन दोनों को देख के हसन के पांव जैसे ज़मीन पे चिपक से गए थे। इसका ऑफ होता जहन कोई भी फैसला करने से काजिर था, लेकिन वो ठटकी बांधे उन दोनों की सिमत खुद बना देख जरूर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक बच्चे ने लैंटर्न को जोर से उस औरत की जानिब फेंकना चाहा, लेकिन ऊपर घूमते गोले इस लैंटर्न का रास्ता रोकने में कामयाब हो गए। अजीब मुकर्रा मुस्कुराहट के साथ इस बदसूरत औरत ने एक गोले को उंगली से इशारे के जरिए बच्ची की सिमत घुमाया। हसन ने मारे दहशत के आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका रवा रवा कान बिला मुंतज़िर रहा। अब क्या होगा? जिसकी आवाज़ आ गई वो शायद दिल की गहराइयों से चाहता था बच्ची महफूज रहे। अचानक सीटी की तेज आवाज़ ने हसन को जहां हाथ कानों पर रखने पर मजबूर किया, उधर ही बेसाख्ता आंखें भी खुल गईं। सामने लोगों के ऊपर लालटेन तेजी से गर्दिश कर रही थी। गुस्से की शिद्दत से उस मुकर्रा औरत का चेहरा काफ़ी खौफनाक लग रहा था, लेकिन इस पूरी सूरत हाल का बच्ची पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। वो मुतमईन सुकून से अपनी एक टांग पे खड़ी लालटेन को शायद अपनी आंखों की जुम्बी से हरकत में ला रही थी। रफ्ता रफ्ता हसन के दिल की धड़कन मामूल पर आई तो उसने अपने घर अपने गाँव की सिमत पाँव बढ़ाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाया काला बिल्ला उछल के इसके सामने आ कूदा। हसन बेसाख्ता 2 कदम पीछे को हुआ और अनजाने खड्डे में पहुंच जाने की बदौलत लड़खड़ा सा गया। बिल्ले ने घुर्राते हुए हसन पे छलांग लगाई थी कि लैंटर्न ने उसकी सिमत बदल दी। शदीद मुकर्रा आवाज़ फिजा में बिखर गई। यकीनन काले बिल्ले को नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंचा था। हसन जो गड्ढे में गिरा दम बखूदा था, हवा में साखत लैंटर्न की धीमी रोशनी में इस बदसूरत औरत को अपनी तरफ कौन आशाम निगाहों से तकते पाया। रुकी हुई सांसों के साथ हसन की मिसाली निगाहों ने बेताबी से एक टांग वाली बच्ची को तलाश करना चाहा। वो दूर खड़ी कुछ अजीब व तर्स का इशारा करती नजर आई। हसन ने भुखला के दोबारा बच्ची की सिमत देखा तो उसे महसूस हुआ वो इसे मजीद नीचे लेट जाने का कह रही है। वो दीवाना वार खड्डे में पड़े झाड़ को तेज़ी से इधर उधर करते इसी में घसीटता चला गया। फिजा में तेज़ी से रोशनी फैली तो हसन ने अंदाज़ा लगाया वो गोले अब यकीनन हसन की सिमत आ चुके हैं। अनजानी ताकत के ज़ेरे असर हसन ने अपनी ज़िंदगी की जमाशुदा ताकत सर्फ करके उस खड्डे में हर मुमकिन अंदर की सिमत अपने वजूद को ले जाने में कामयाब हो गया। अभी हाथ अंदरूनी भुरभुरी मिट्टी की दीवार से टकराने में कामयाब ही हुए थे कि हसन को महसूस हुआ हर सू धुआं फैल रहा है। हसन ने तड़प के खड्डे में से बाहर की सिमत देखना चाहा, लेकिन कुछ होता तो नज़र आता। 400 नीले रंग का गुब्बारा छा रहा था जिसके आर पार देखना मुमकिन नहीं था। एक तेज़ गुर्राहट ने एहसास दिलाया बदसूरत औरत गुस्से में है और यकीनन अब वो कोई ना कोई हरकत करेगी जिसकी बदौलत हसन या इस एक पाँव वाली बच्ची को नुकसान हो सके। ये वक्त सिर्फ दुआ करने का था। हसन के दिल ने बेइख्तियार रब्बे कायनात को पुकारा, काश मैं आज शवानी में ही रुक जाता, काश मेरी छुट्टी ही मंजूर नहीं होती, काश मैं सुबह ही घर के लिए निकलता, काश मैं सुबह वाली लारी तक अड्डे पर रहता। मैं यहाँ ऐसे नाकाबिले बयान हालत में खड़ा हुआ हूँ जिनका कोई सर पैर नहीं। कौन मेरी बात मानेगा जब मैं इधर से ज़िंदा बच के घर जा सकूँगा। हसन मायूसी की इंतहाई पे जा चुका था। शहादत तो नहीं मिली, लेकिन ऐसी मौत की कभी चाहत नहीं थी। ए खुदा, इन्हीं सोचों में घिरा हसन कब खूनगी में जा पहुंचा उसे इल्म ही नहीं हुआ। अचानक चुड़ियों की हसन चहचहाहट से उसकी कच्ची पक्की नींद टूटी तो वो भुखला के उठ बैठा। यकीनन मैंने कोई ख्वाब देखा है। हसन ने खुद कलामी की, लेकिन इर्द गिर्द देखने से ऐसे एहसास हुआ अब वो नीला गुबार बहुत हद तक कम हो चुका है।
नीला गुबार अपनी जगह है, वो तो एक टांग की बच्ची और बदसूरत औरत भी होंगे। ज़ेर लब बड़बड़ाता हुआ हसन ने खुद की हिम्मत बांधा खड्डे से रेंगता हुआ बाहर निकलने की जुस्तजू में लग गया। मैं इतने अंदर आ कैसे गया? हसन ने अपने पीछे रह जाने वाले खड्डे को देखा और इस मुसलसल बाहर जाने के लिए रेंगता रहा। जान बचाने के लिए बंदा क्या कुछ कर गुजरता है। आखिर हसन ने सर झटका और डरते डरते खड्डे से बाहर की सिर्फ निगाह दौड़ाई। हर तरफ सुबह का हसीन नज़ारा था, सूर्य की हसीन चहचहाहट थी। सुबह का हसीन शहर हर सू छाया हुआ था, लेकिन कब्रिस्तान की वीरानी भी अपनी जगह वैसी ही कायम थी। खड्डे से बाहर रेंगते हुए बाहर निकलते हुए हसन ने एहतियातन दूर दूर तक हर मुमकिन हद तक निगाहें घुमाई, लेकिन कोई भी गैर अनजान हरकत ना पाके उसे खुद पे ही शक होने लगा। हो सकता है मैंने कोई ख्वाब देखा हो। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इस ज़माने में चुड़ैल का कोई वजूद भी हो। हवा में उड़ता हुआ हसन ने अपने सर पे टपट लगाई और इधर उधर देखता हुआ धीरे से कदम बढ़ाने लगा। सामने ये काले बिल्ले का और जला जिस्म में हुसन के कदम रुकने पर मजबूर कर दिया। वो एक टक खड़ा इस बिल्ले को देख रहा था। इसका मतलब था रात में जो भी हुआ वो मेरा वहम नहीं, हकीकत थी। तो मैं ज़िंदा कैसे बच गया? एक झिरझिरी लेता हुआ हसन इस वक्त अपनी ज़िंदगी के ऐसे लम्हे से गुजर रहा था जिस पे वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। पास से ही पत्तों के झिरमिराने की धीमी आवाज़ सुन के हसन बिदक गया। ऐसे हालात में कोई भी आम इंसान बदहवास हो जाए, जबकि हसन गुज़िश्ता रात ही एक अंदरूनी सूरत हाल से गुजरा था। इसने कदमों की तेज़ी से अपनी जानिब बढ़ती हुई आवाज़ को जहन में रखा और चौंकते हुए अंदाज में दाएं सिम देखने लगा। लम्हा भर बाद ही एक अधेड़ उम्र की चाचा हाँफते कांपते तेज़ी से चलते हुए दिखाई देते। तुम ठीक तो हो पुत्र? चचा ने चूर निगाहों से ईट गिर्द देखते हुए सवाल पूछा। मैं तो ठीक हूँ चचा, लेकिन हसन की धार्स बंदी कब्रिस्तान वाले चचा को देख के, जो पता नहीं कब से इस कब्रिस्तान में चौकीदारी करते थे, हसन अपने बचपन से उनको देख रहा था। तुम्हें मालूम है चचा, रात में उधर। चचा ने बसाख्ता उसकी बात काटी। बस बाकी बातें बाद में, अभी निकलो इधर से। चाचा ने हाथ उठा के हसन की बात काटी और फुर्ती से उसका हाथ थाम के आगे को रवाना हुए। लेकिन चचा वो बात तो सुने। हसन के लिए रात के पुरअसरार वाक़ये के बाद मुमकिन नहीं था खामोश रहना, जबकि 2 कदम के फासले पर ही आधा जला बिल्ला भी पड़ा हुआ था। हाँ सुन लूँगा, इधर से तो निकलो। चाचा ने अपने बढ़ते हुए कदम रोके बिना बोला। वो रात चचा ने तीखी आवाज़ से उसे पुकारा, खामोश रहो और चलते रहो। हसन मुसल्लतन खामोश हो गया। चलते चलते चचा ने एकदम हसन को देखा और शायद अपने रवैये का एहसास हुआ। इसी बिना पर मुस्कुराते हुए मुखातिब हुए, नाराज़ ना पुत्र, बस ये याद, हर चीज़ का कोई ना कोई रखवाला होता है और हर दिखाई देने वाली कहानी के पीछे भी एक कहानी होती है। इस जगह को रखवाले की क्या ज़रूरत है चचा? हसन ने माहौल की संगीनी कम करने की खातिर बशाहत से कहा और कब्रिस्तान की कौन सी कहानी होने लगी? अब इसी जगह को सबसे ज़्यादा रखवाले की ज़रूरत पड़ती है पुत्र। कब कोई गंदा अमल? चाचा ने एकदम अपनी बात रोक के हसन को आगे जाने का इशारा किया। बाकी बातें बाद में, तुम इधर से निकल जाओ बस अब। वो चचा, मुझे हाजत हो रही है। हसन को मसाने पर बोझ महसूस हुआ तो मजबूरन चचा से बातों का पूछना पड़ा। गांव अभी भी बहुत दूर था। चचा ने हसन की बात समझ के गर्दन हिलाई और अपने एक कमरे के बने घर की सिमत रुख किया, जो कब्रिस्तान के बिल्कुल शुरू में ईंटें के एक ऊपर रख के दीवार की शक्ल दे के घर की शक्ल देने की भूंडी कोशिश की थी। चचा के लिए ये भी गनीमत था। इनका कोई ख़ानदान तो नहीं था, सिर्फ एक बेटा था जो बरसों पहले ही उस कब्रिस्तान की किसी हादसे का शिकार होके जाँ भाग हो गया था। इसके बाद चचा बिल्कुल ही खामोश और गोशा नशीन हो गए थे और हसन की सूरत में शायद बरसों बाद कोई इंसान इनकी खोली में जाने वाला। हसन ने खोली देखते ही तेज़ रफ्तारी से वो चंद कदमों का सफ़र इख्तियार किया और अपनी हाजत पूरी की, लेकिन जैसे ही उसने तहारत हासिल करने के लिए लोटे की तरफ हाथ बढ़ाया, वो इस इख्तियार से बाहर हो गया। हसन ने मज़ीद हाथ बढ़ाया, वो मज़ीद आगे हो गया। अभी वो इस सूरत हाल को समझने की कश्मकश में ही था कि बाहर से चचा की आवाज़ आई, पुत्र, नल के बराबर में एक टिन का कनिस्टर है, वो इस्तेमाल कर ले, उसमें एक मग्गा भी है। हसन हैरानी से बुत बन गया। चाचा को अंदर का हाल कैसे मालूम भला?
क्या ये रोज़ की बात है जो चचा को इल्म है अंदर क्या हो रहा है? खैर उसने फुर्ती से तहारत की और नामहसूस तरीके से लोटे को देखते हुए बाहर की सिमत बढ़ा। बाहर चचा एक कोने में खड़े आसमान की सिमत देख रहे थे। हसन को लगा वो इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर उसने भी मिट्टी डाली और अपने घर जाने की नीयत बांधी। देखो हसन पुत्र, रात जो भी तुम पे बीती वो अपनी हद तक ही रखना। कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकलते ही चचा ने हसन को रोक के उसे ताकीद की। लेकिन क्यों? कौन तुम पे यकीन करेगा? हसन ने गहरी सांस लेके असबाब में सर हिलाया। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम शर्त मनवाने की पोजीशन में कब हो पुत्र? चचा ने आम से लहजे में हसन को इसकी पोजीशन जताई। चलें दरख्वास्त समझ लें। मुझे मालूम है तुम जानने की जुस्तजू में हो रात क्या हुआ और क्यों हुआ, तो क्या नहीं होना चाहिए? हसन ने तीखे लहजे में सवाल किया। अच्छा तो याद रखना, अगर तुमने किसी और से ये बातें की तो नतीजे जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक ठंडी लहर हसन के जिस्म में दौड़ गई। आओ तुम्हें किनारे तक ले चलूं, रास्ते में तफसील भी बताऊंगा। शायद किस्मत में तुमसे ही मुलाकात लिखी थी, वरना अब तो खैर चलो। हसन ने भी फुर्ती से उठने में आफिया जानी और चचा के साथ ही कदम रवा करती है। हसन तुमको मालूम है ना मेरा बेटा? चचा ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ चचा, बिल्कुल सुना है उसके बारे में। हसन ने चचा के इकलौते बेटे को याद करते हुए कहा। तो तुमको उसकी मौत भी याद होगी? हसन ने नासमझी से चचा को देखा और असबाब में सर हिलाया। वो कल रात की ही तारीख थी जब मेरा जवान पुत्र। चचा ने बेअख्तियार सिसकी ली तो हसन का दिल दुख से भर गया। चचा इसके गांव का सबसे मेहनत तरीन इंसान था। कहने वाले कहते हैं चचा हिंदुस्तान से आया था और कट्टर हिंदू ही था, जबकि कुछ कहते हैं ये जगह ही हिंदुस्तान में शामिल थी। इस स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सैटरडे को आएगा, तो देखना मत भूलिएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।